हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में। पेपर फर्स्ट में क्या क्या टॉपिक होता है, आप बार बार उसको पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं। आज क्या करेंगे दोस्तों, पेपर वन पेपर टू दोनों को कंबाइंड करके एक समरी तरीके से चीजों को समझते हैं। पेपर वन में आपका क्या क्या टॉपिक आता है? टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, देन आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, देन उसके बाद आपका डाटा सफिशिएंट, नेक्स्ट उसके बाद द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, नेक्स्ट उसके बाद लास्ट आपका टॉपिक होता है हायर एजुकेशन सिस्टम। अब पहले बात करते हैं आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिकली पहले शुरुआत होता है बेसिक, उसके कॉन्सेप्ट को समझो। लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, कैरेक्टर ऑफ टीचिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है, रीटीचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, लास्ट में आपका रहता है इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है टीचिंग का, मतलब पहले बेसिक चीज समझो। टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? टीचिंग का कॉन्सेप्ट एज ए कम्युनिकेशन। अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, मैं आप तक पहुंचाने में सक्षम हूं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ द टीचिंग। ये बेसिक अवधारणा बनती है आपका टीचिंग का, जो आप पढ़ाने की योग है, जो आपके पास नॉलेज है, अगर आप किसी को बताने में, समझाने में सक्षम होते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग माने बताना, एप्टीट्यूड मतलब क्षमता, आपके अंदर कितना पेशेंस है, धैर्य, इसी को बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द टीचिंग एप्टीट्यूड। नेक्स्ट उसके बाद लेवल ऑफ टीचिंग जब आप पढ़ते हैं तो मेमोरी लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है। मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट मींस किससे जुड़ा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा है, रिफ्लेक्टिंग लेवल कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा है, ये तीन लेवल की बात करता है। मेमोरी मतलब होता है किसी चीज को रटाना, याद कराना, बार बार उसको प्रैक्टिस करवाना, उसके दिमाग में डाटा को फीड कर देना। इस कॉन्सेप्ट किसने दिया? उनका नाम था हर्बर्ट। दूसरा बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग, मतलब जब बच्चा ट्वेल्थ पास करता है या ट्वेल्थ क्लास में होता है, उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। जब चीजों को पढ़ लेता है, लिख लेता है, समझ लेता है, उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? उनका नाम था मॉरिसन। नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है लेवल ऑफ टीचिंग में लास्ट वाला, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग एज ए पार्ट ऑफ द इंक्लूड बाय द रिफ्लेक्टिव मीन्स होता है जब आपको माइंड रिफ्लेक्ट करता है किसी गोल को पूरा करने के लिए, आप दिन रात एक लगा देते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपना गोल सेट करते हैं, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, आप स्वयं से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाय द रिफ्लेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग। बट रिफ्लेक्टिव ऑफ कॉन्सेप्ट किसने दिया था? उनका नाम था हंट। ये हो गया आपका लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट उसके बाद आप जब बात करते हैं कैरेक्टर ऑफ टीचिंग क्या? कैरेक्टर देयर आर पार्ट्स ऑफ द इंक्लूड टू पर्सन, वन साइड टीचर, वन साइड लर्नर। लर्नर कैरेक्टर क्या होता है और टीचर का कैरेक्टर क्या होता है? टीचर का कैरेक्टर मीन्स होता है एज ए एक्सपीरियंस होना, अनुभवी होना, नॉलेजेबल होना, बढ़िया, जिसके पास, जब टीचर के पास अच्छा नॉलेज होगा, जब अच्छे से अपनी बात को व्यक्त करता होगा, ये उसी कैरेक्टर की बात करता है। एज इट इज आपका लर्नर का भी होता है। लर्नर क्या करता है? जब घर पे होमवर्क करता है, प्रैक्टिस करता है, ग्रुप डिस्कशन करता है, इसको बोलते हैं लर्नर का कैरेक्टर कैसा। लेकिन टाइप्स ऑफ द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक देयर आर टू पर्सन इंक्लूड बाय द वन साइड ऑफ द एडोलसेंट एंड वन साइड बाय द एडल्ट। एडोलसेंट एज ए छोटा बच्चा जिसमें अभी समझ कम है, अभी पढ़ता है, लिखता है, लेकिन इतना ज्यादा उसका माइंड कॉग्निटिव थिंकिंग प्रोसेस में नहीं होता है। बट एडल्ट जो होता है वो पढ़ लेता है, लिख भी लेता है और सोचने समझने की उसमें ताकत भी है। दैट इज ए अंडरस्टैंडिंग लेवल एज अ पार्ट ऑफ द एडल्ट लर्नर एज ए स्टूडेंट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मीन्स होता है आपका टीचिंग का ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा नहीं किसी पढ़ना है, ऑब्जेक्ट होता चाहिए रिसर्च भी में होना चाहिए, समाज को बेहतर करना, देश को बेहतर करना है, राष्ट्र को मजबूत करना है, ये होना चाहिए टीचिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आपका बात करता है मॉडल ऑफ टीचिंग। मॉडल ऑफ टीचिंग देयर आर पार्ट्स ऑफ द इंक्लूड थ्री कैटेगरी, पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड हेटागोजी। पेडागोजी देयर आर पार्ट्स ऑफ द इंक्लूड बाय द सपोज एज अ मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग बाय द पेडागोजी, बट अंडरस्टैंडिंग लेवल अकॉर्डिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ द एंड्रागोजी। पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड हेटागोजी। पेडागोजी मीन्स मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट, आप उसको बगल में बैठा के उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं।
एंड्रागोजी मीन्स होता है आप उसको थोड़ा सा गैप हो जाता है, सिर्फ गाइडेंस करते हैं। लेकिन हेटागोजी होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से स्वयं से पढ़ाई करता है, स्वयं से चीजों को सही गलत को इंटरप्रिटेट करता है, एनालिसिस करता है। दैट इज कॉल्ड बाय द हेटागोजी एज अ मॉडल ऑफ टीचिंग। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं, इसी में अगला आता है ब्लॉम टेक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द ब्लॉम टेक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट? देयर आर पार्ट्स ऑफ द इंक्लूड 3 क्राइटेरिया: head, heart, hand. 3H concept according. Head means cognitive thinking, your brain, your thinking process according by the analysis any topic. That is called by the cognitive thinking as a head. Now second, heart. Heart means your heart, emotional. Your emotional means भावनात्मक बह जाना, किसी की बातों में खो जाना। As a called by the हिंदी रस बोलते हैं उसे, हस रस, क्रोध रस, व्यंग रस, श्रृंगार रस एज अ पार्ट इंक्लूड बाय द इमोशनल। जब आप इमोशनल होते हैं, किसी बात पे हंसते हैं, किसी बात पे रोते हैं, किसी बात पे आप नाचने लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बाय द इमोशनल एज ए हार्ट टचिंग। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट होता है हैंड। हैंड मीन्स होता है एक्शन। एक्शन मीन्स योर वर्किंग प्रोसेस, योर जॉब, योर एनालिसिस, जॉब अकॉर्डिंग अर्निंग बाय द मनी, दैट इज कॉल्ड बाय द हैंड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक एक समरी है दोस्तों, बहुत फास्ट चीजें बताएंगे, अभी बहुत से टॉपिक इंक्लूड करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, देयर आर पार्ट्स ऑफ द व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग? कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, बेसिकली योर कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, प्रॉपर योर ड्रेसिंग, प्रॉपर योर नॉलेज, प्रॉपर योर कॉन्सेप्ट, प्रॉपर योर एनालिसिस, प्रॉपर योर फीडबैक, यू हैव टू रिप्लाई द आंसर, दैट इज कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट टॉपिक आपका इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग। Who's the evaluation of teaching? Evaluation of teaching means before, during, after. Suppose कोई बच्चा है, आप उसको पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने से पहले जो आप टेस्ट लेते हैं as a before evaluation, and evaluation according the category by the 2 level, percentage level and now grade level. Percentage level according you have to divided percentage, suppose 80%, 90% and 100%, योर रिमार्क, योर मार्किंग, इस लेवल तक बच्चा की तैयारी है। पढ़ाने से पहले जो आप उसका मूल्यांकन करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाय बिफोर इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग। पढ़ाने के दौरान क्लास के ड्यूरिंग यू हैव टू आस्किंग बाय द क्वेश्चन, पुट अप ऑफ द क्वेश्चंस, रिप्लाई एंड फीडबैक, दैट इज कॉल्ड बाय द ड्यूरिंग टीचिंग कॉन्सेप्ट। एंड नाउ सेकंड, थर्ड एज ए आफ्टर योर इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग। आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के बाद जब उसका आप मूल्यांकन करते हैं, टेस्ट लेते हैं, उसकी परीक्षा कराते हैं, उसके एग्जाम कराते हैं, देन यू हैव टू टेकिंग बाय द फीडबैक गुड एंड पॉजिटिव, नाउ दैट इज कॉल्ड बाय द आफ्टर टीचिंग इवैल्यूएशन या आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग। दैट इज ऑल टोटल यूनिट टुडे आई विल डिस्कस एज ए कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक रिसर्च एप्टीट्यूड। व्हाट आर रिसर्च एप्टीट्यूड्स? Research aptitude, there are parts of the include 5 levels. First, positivism, post-positivistic, step research, types of research, character of research, objective of research, methods of research, ethics of research, and now ICT support material research aptitudes. Again, I repeat: positivism, post-positivistic, step of research, methods of research, character of research, types of research, objective of research, ethics of research, then last ICT support material. Again, up one by one I total explanation give you. Positivism and post-positivistic. Positivism as a scientific according thinking. आप जब वैज्ञानिक तरीके से किसी भी चीज को सोचते हैं, that is called by the positivism. जब आप किसी भी चीज को तार्किक रूप से सोचते हैं, that is the positivism. Post-positivistic means you have to thinking by the orthodox according, but you not include by the scientific and logical thinking. Only you are thinking by the God nature according you are thinking by that is orthodox. That is called by the post-positivistic. अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्तों, पहले समय में पुराने ओल्ड कल्चर में देखते होंगे, जब कभी बाढ़ आता था या भूकंप आता था, लोग कैसे कहते थे कि लगता है इस वक्त पृथ्वी जिस पे टिकी है, लोग जो मान्यताएं हैं उसमें बेस पे क्या बोलते हैं, लगता है कि अब गाय अपनी सींग हिला दी, कोई बोलता कछुआ अपना पीठ हिला दिया। अपनी अपनी मान्यताओं धारणाओं के आधार पर लोग बात करते हैं एज अ पॉजिटिविज्म।
बट पोस्ट पॉजिटिविस्टिक सपोज जब उसमें आप साइंटिफिक चीजें सोचना शुरू करते, तार्किक तरीके से चीजों को एक्सप्लेनेशन करते हैं, तब उसको बोला गया ये न्यू कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम पुरानी कॉन्सेप्ट बात नहीं करेंगे, नए तरीके। आजकल जैसे बच्चे हैं, अब बहुत से बुड्ढे होते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे समय में ऐसा चीज होता था, उससे होता था, वैसा होता था। आजकल के बच्चे कपड़े ढंग से नहीं पहनते, बात नहीं करते, बड़े बूढ़ों को रिस्पेक्ट नहीं करते। भाई पहले रिस्पेक्ट करना मतलब क्या होता, किसी कोई अधीन होता था कि पिताजी खाना देंगे, माताजी खाना देंगी, हमें पैसा देंगे, हमें, इसलिए उनका रिस्पेक्ट करते। अब लोग जब सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी की जरूरत नहीं पड़े, क्यों किसी की रिस्पेक्ट करेंगे? पहला लॉजिक। अब उसे किसी की जरूरत नहीं, क्यों किसी की रिस्पेक्ट करेगा? पहले एक दूसरे का भावनात्मक जुड़ाव होता था, एक दूसरे से जुड़े होते थे, उनका रिस्पेक्ट करते थे। तो अर्थात जब ओल्ड कल्चर एंड न्यू कल्चर, कल्चर मीन्स हमेशा नेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो उसी को बोला गया पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविस्टिक। अगर ये सब चीजें नहीं होता, नहीं चेंज होता, तो ना ये मोबाइल होता, ना कैमरा होता, ना यहाँ बोर्ड होता, ना मैं यहाँ पढ़ाने आता। इज दैट क्लियर? ये हो जाता आपका ऑफलाइन मेथड्स। हाँ, टीचिंग में एक टॉपिक फूड अभी देखो याद आया, मेथड्स भी होता ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड्स, वो भी भूल गया, बट सॉरी, मैं बाद में रिपीट करके बताऊंगा। अब बात करते हैं स्टेप ऑफ रिसर्च। स्टेप ऑफ रिसर्च मीन्स होता है फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, देन उसकी डिजाइन बनाओ, डिजाइन बनाने के बाद डेटा कलेक्शन करो, डेटा कलेक्शन सैंपल बनाओ, सैंपल के अकॉर्डिंग आप प्रपोजल बनाओ, प्रपोजल के अकॉर्डिंग आप डेवलपिंग डेटा कलेक्शन करो, देन एनालिसिस एंड लास्ट में सबमिट करो एज ए कंप्लीट टोटल ऑफ द स्टेप ऑफ रिसर्च। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Character of research. Character means as a quantitative, qualitative, consistency, accrual as a part included by the character of. Character means होता है हर एक रिसर्च कैरेक्टर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, क्वांटिटेटिव की मात्रा में होना चाहिए, क्वालिटी में होना चाहिए, गुणवत्ता में होना चाहिए। ये सब क्या बात करता है? आपका कैरेक्टर की बात करता है, कैसे रिसर्च होना चाहिए। एंड एक्यूरेसी होना चाहिए, सटीकता की होनी चाहिए, फालतू चीजें उसमें मत डालना, ये कैरेक्टर की बात। टाइप्स भी ठीक इसी प्रकार से जुड़ा हुआ होता है कि वेरिएबल है कि इनवेरिएबल है, डिपेंडेंस है कि इंडिपेंडेंस है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, मेथड्स, ये सारी चीजें इंक्लूड होता है आपका टाइप्स। देखिए कैरेक्टर में टोटल 12 पॉइंट याद रखना और टाइप्स में 30 पॉइंट याद रखना। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड, जिसमें 5 पॉइंट है। मेथड्स में देयर आर पार्ट्स 5 कैटेगरी, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव। ये पार्ट होता है आपका मेथड्स ऑफ रिसर्च। क्वांटिटेटिव मींस जब आप जनरल टू पर्टिकुलर, क्वालिटेटिव पर्टिकुलर टू जनरल, एंड नेक्स्ट आप द हिस्टोरिकल, बेसिक योर आर्ट एंड का हेरिटेज अकॉर्डिंग योर आर्ट एंड कल्चर। देयर आर पार्ट्स आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग सर्चिंग बाय द, सपोज करो जो आपका अभिलेखन होती है, कोई भी चीज खुदाई से मिला, जब उस पर आप रिसर्च करते हैं कि ये मूर्ति है कितने साल पुरानी है, ये चेकिंग बाय द कार्बन डेटिंग अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि बहुत पुराना मूर्ति है, तो उस पर आप रिसर्च करते हैं, तो उससे ये सीखते हैं कि ये चीजें कैसे आई, ये चीजों में कौन सा तत्व का प्रयोग किया गया। जैसे सपोज IVC अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन 1920 में इसकी खोज किया गया, तब पता चला ये कितनी बड़ी सभ्यता है। तो ये किसकी पार्ट है? हिस्टोरिकल। डिस्क्रिप्टिव मीन्स होता है जो ऑलरेडी पहले से किसी ने रिसर्च करके खोज दिया, रख दिया, आप उस पर बार बार आप रिसर्च करते हैं। देन एक्सपेरिमेंटल होता है जब आप नई चीज का, किसी भी चीज का बार बार प्रैक्टिस करते हैं, अगेन रिपीट, लास्ट में जब अपने आप गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। सपोज जैसे आप नेट दे रहे हैं, नेट दिए जा रहे एग्जाम PhD के लिए लगे, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं और अपने गोल को प्राप्त कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब बात करते हैं रिसर्च। अब उसके बाद आपका इसमें आता है रिसर्च और टॉपिक। एनोवा टेस्ट क्या है, काई टेस्ट क्या है, जेट टेस्ट क्या है, इसके बारे में पहले टेस्ट। काई टेस्ट 30 से कम, जेट टेस्ट 30 से ज्यादा और टी टेस्ट 30 के बराबर, इसकी बात करता है। कोई डिजिट है, कोई नंबर, उसकी बात करता है। एनोवा टेस्ट क्या होता है? जिसमें बिटवीन और एमंग की बात करता है। ये आपका होता है बिटवीन मतलब जहां 2 लोग हैं, एमंग मतलब बहुत से लोग हैं, इसकी बात करता है आपका एनोवा टेस्ट। हाइपोथेसिस नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है। हाइपोथेसिस मींस होता है किसी चीज का अनुमान लगाना, एस्टिमेटेड लगाना, जिसमें 2 पार्ट्स इंक्लूड होता है,
नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल मीन्स हमेशा या तो यस होगा या तो नो होगा, अल्टरनेटिव जो यहाँ पर रिजेक्ट होगा यहाँ पर सिलेक्ट होगा, बस इतना समझना है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कुर्तिस एंड एस्क्यूनेस। कुर्तिस लेपेयोटिक, मेजियोटिक एंड प्लेयोटिक, इसमें ऐसे इसी प्रकार का बनता है, आप बार बार देख लीजिए किताबों में ऐसा मिलेगा। जो सबसे तीखा लेपोटिक, मेजियोटिक, मिड पॉइंट, प्लेयोटिक, जो प्लेट के आधार पर इसके बेसिक ये जो आधार इसके अकॉर्डिंग ये चीजें देखने को मिलता है। एल लेपोटिक, मेजियोटिक एंड नाउ प्लेयोटिक। एस्क्यूनेस, sorry, कुर्तिस। Ascuneus as a part includes three category. Ascuneus, line perpendicular, this right side and zero and left side. Mean, median and mood. This right side positive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 से 1. Negative side -1, -1, -2, -3, -4 and -5. Negative side left side. and opposite हो जाएगा mean and median and mode. and 0 mean is equal to median is equal to mode. This is a part of the zero line. L skewness. बस इतना बेसिक याद रखना, कब आपका राइट साइड में पॉजिटिव, कब लेफ्ट साइड में आपका पॉजिटिव। नेक्स्ट उसके बाद कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये भी आता है। कोरिलेशन देयर आर पार्ट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। जब किसी भी चीज की प्राइस बढ़ती है तो प्राइस बढ़ने से डिमांड घटेगी, जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो नेगेटिव की बात करेगा, और जब बरसात ज्यादा होगी, रेन ज्यादा होगा तो फसल भी ज्यादा होगा, क्रॉप्स भी ज्यादा होगा, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव। और जब आपका किसी भी चीज का, आपका जूते की साइज, आपका ब्रेन, नो एक्सचेंज, दैट इज जीरो रिलेशन एज ए कोरिलेशन। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। दोस्तों मैं बहुत फास्ट चीजें बता रहा हूँ, कुछ चीजें समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि आपके टॉपिक माइंड में जाकर हाँ ये टॉपिक मैंने कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। दूसरा होता है आपका रिग्रेशन। रिग्रेशन, रिग्रेशन मीन्स होता है जिसमें 2 डिजिट होता है, x एंड y एंड x। y से x का क्या इम्पैक्ट पड़ता है और y से x के y पे और y से x, एक दूसरे से क्या प्रभाव पड़ता है। सपोज जैसे कैंची है, इस कैंची पे अगर एक के बिना, अगर एक रहेगा, एक फलक तो काम तो नहीं करेगा, जब दोनों रहेंगे तभी कोई चीज काट सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपका x और y कहता है डिपेंडेंस कौन किस पे होता है। जैसे गमले में पौधा आप लगा दिए तो डिपेंड किस पे है, सूर्य के प्रकाश पे, पानी पे, तो डिपेंडेंस होता है। जो x y पे क्यों डिपेंड, y इस पे क्यों डिपेंड है। ऐसे और पढ़ सकते हैं, इकोटोन होता है, पर्यावरण के पार्ट होता है। अल्काइन होता है जिसको बैरियर रीफ बोलते, कोरल भित्ति बोलते उसको हिंदी में। वहां पर क्या करता है, एक को घर मिलता है, दूसरा उसको भोजन देता है, तो दूसरे को वहां रहने का मिल गया। अब सपोज करो ऐसे, जैसे जानवर, कोई भैंस जानवर देखो गांव में, गांव के लोग अगर देखोगे तो जानवर के कान में यहाँ मैल सा, खोट सा बन जाता है। तो चिड़िया क्या करती है, चिड़िया आती है, उसके पीठ पर बैठती है, वो खा जाती है। एक तो जानवर के कान की सफाई हो गया और उससे उसको भोजन मिल गया। तो इसी प्रकार से जो एक दूसरे से क्या डिपेंड होते हैं, इसी बोलते हैं रिग्रेशन, प्रति चयन या प्रति संबंध है, एक दूसरे के प्रति क्या संबंध है, ईच अदर व्हाट इज द रिलेशन। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, सब हो गया पूरा रिसर्च खत्म, टॉपिक कुछ है नहीं इसमें। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कौन है, कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया कम्युनिकेशन। दोस्तों कम्युनिकेशन मीन्स होता है किसी चीज का जब तक फीडबैक नहीं आता तब तक को कम्युनिकेशन नहीं माना जाता। जब भी आपको फीडबैक प्राप्त होता है तभी आपका कम्युनिकेशन माना जाता है। अब कम्युनिकेशन कितने प्रकार के पहले से बात करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड सर्कुलर कम्युनिकेशन।
फॉर्मल कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग, जो रूल के अकॉर्डिंग बात होता है, दैट इज कॉल्ड बाय द फॉर्मल कम्युनिकेशन। जहां पर रूल के अकॉर्डिंग आप टॉकिंग या बात नहीं कर पाते उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन वो होता है जो आपका हाईलाइट का टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप होता है, उसको वर्टिकल कम्युनिकेशन। जब किसी एक ही लेवल में सभी लोग एक ही रो में बैठे हैं, प्रोफेसर से बात, स्टूडेंट से बात करता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जब किसी राउंड टेबल पर बैठे, गोल टेबल के आसपास लोग बैठ के बात करते हैं, सर्कुलर कम्युनिकेशन। एंड नेक्स्ट ऑफ द डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन जब फेस टू फेस बात करते हो उसको बोलेंगे डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन उसे बोलते हैं जब किसी इंस्ट्रूमेंट्स या मोबाइल के माध्यम से आप बात करते हो, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में टू पार्ट होता है, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस जो आप इमीडिएटली किसी का फीडबैक देते हो, आंसर देते हो, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। एसिंक्रोनस जब उसका फीडबैक बाद में आता, 2 दिन लेटर, 3 दिन के बाद आपको फीडबैक प्राप्त होता है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट टॉपिक अब बात करते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 3 भागों में बांटा गया है, लीनियर कम्युनिकेशन, ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। लीनियर कम्युनिकेशन मींस होता है जब एक रेखांकी, उसको बोलते हैं खुद से बात करना, खुद से अपने लाइफ में डिसीजन लेना, क्या बनना है, क्या नहीं करना, कैसे काम करना है, जो खुद से आप डिसीजन लेते हो, सोचते हो, दैट इज कॉल्ड बाय द लीनियर कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट आपका ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन मींस होता है जब 2 लोग बैठ के आपस में बात करते हो, फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हो, दैट इज कॉल्ड बाय द ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट होता है इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आप किसी को मैसेज लिखते हैं, बट उसमें किसी मीडिएटर की जरूरत पड़ता है, किसी व्यक्ति हो या किसी वस्तु का, उसके बाद जो फीडबैक आता है उसको बोलते हैं आप इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन 5 भागों में डिवाइड है। फर्स्ट फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, देन कल्चरल बैरियर। अब बात करते हैं पहले फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मींस होता है जो भौतिक रूप से आप अपने बाइक से, अपने 4 व्हीलर से, अपने साइकिल से या पैदल कहीं जा रहे थे, अचानक कोई रास्ता टूट गया, या आप मोबाइल से बात कर रहे थे, अचानक टावर टूट के गिर गया, कनेक्शन कट गया, तो क्या बोला जाएगा? फिजिकल बैरियर। जहां पर भौतिक रूप से एक दूसरे का मिलनसार ना हो पाए, जब भौतिक रूप से चीजों का एक दूसरे से कनेक्टिविटी ना हो पाए, उसको बोलते हैं क्या? फिजिकल बैरियर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर उसे बोलते हैं जहां पर आप अपने मन में, अपने विचार, अपने सोच में ऑलरेडी किसी के प्रति ऐसा एक थॉट डेवलप कर लेते हैं कि ये व्यक्ति कितना भी अच्छा होगा, कैसा भी ये झूठ बोलता है, मैं इसकी बात पे यकीन नहीं करूंगा। You are 100% that is psychological barrier created in your minds। 100% आप अपने माइंड में क्या करते हैं, एक जिसको बोलते हैं मनोचिकित्सक रूप की जो भी होता है साइकोलॉजिकल बैरियर, अपने मन में ऐसा विचार बना लेते हैं, ऐसा सोच बना लेते हैं, तो आपके दिल दिमाग में वही चीजें गूंजती रहती हैं। सपोज करो बहुत से बच्चे यूजीसी या यूपीएससी तैयारी करते हैं, अब अपने मन में एक डर बैठा है कि मुझसे यूपीएससी नहीं होगा, मुझसे यूजीसी नेट नहीं होगा। That is called by the psychological barrier created in your minds। Is that clear friends? नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, आजकल इसी में बहुत ज्यादा भारत परेशान है। नेक्स्ट टॉपिक कल्चरल बैरियर कम्युनिकेशन। कल्चरल मीन्स सपोज अब भारत की कल्चर, एज ए इंडिया डाइवर्स ऑफ दिस कंट्री, रिलीजन अकॉर्डिंग, कास्टिज्म अकॉर्डिंग, एंड लैंग्वेज अकॉर्डिंग, एंड एरिया अकॉर्डिंग, and food according, dressing according, and monsoon according, and lots of there are parts into the diverse of this as a country as a India। भारत अगर देखा जाए बहुविकल्पीय या विविधताओं का देश है, लेकिन एज ए कंपेयर अमेरिका का अगर कल्चर देखा जाए और इंडिया का कल्चर देखा जाए तो बहुत डिफरेंस है। जो एक कल्चर दूसरे कल्चर को लेकर के बैरियर क्रिएट कर देता। अभी जैसे आप कितना ना हमारे यहाँ कल्चर है, एक सिस्टम है, उस कल्चर किसी भी देश की उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बना है। अब जैसे फॉरेन के लोग मांस खाते हैं, चिकन खाना, गाय भैंस खाना उनकी आदत इसलिए है कि उनके पास वो चीजें वो चीजें उपलब्ध नहीं होती। वाइन पीना, उनका अगर वाइन नहीं पिएंगे ठंड से बचने के लिए पीते हैं। वो सब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनके लिए फूड प्रोवाइड करता है नेचर। अब वो चीज फूड अगर भारत में लागू हो जाए, आज भारत में जो डायबिटीज का मरीज होने का कारण क्या है, लोग उसको बारीकी नहीं समझ पाते, कारण यही है
आपका सबसे पहले लाइफ स्टाइल, आपका खान पान। पहले के लोग क्या करते थे, मोटा अनाज खाते थे जो आपके पेट के लिए, आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करता था। आप हेल्दी महसूस करते थे। कभी शुगर, कोई डायबिटीज, जो शुगर बोलो, चाहे डायबिटीज बोलो, चाहे आपका हाइपरटेंशन होना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, आप अपने खाने में क्या कर दिया, ऐसी चीजों का प्रयोग करने लगे जो आपके श्वास नलिका को, आपके ब्लड को, आपके रक्तचाप को बढ़ाने लग गया, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां से आप ग्रसित होते चले गए। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यही क्या है कि अगर एक कल्चर दूसरे कल्चर पे खान पान, रहन सहन अगर उस पर थोप दिया जाएगा तो बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए इसको बोला। और कल्चरल बैरियर, कल्चरल बैरियर मीन्स हमें जो चीज नहीं पसंद है हम क्यों खाएं, या आपकी कल्चर आपको अच्छा, मेरा कल्चर मुझे अच्छा, लेकिन ये कल्चर बनाया गया है नेचर के अकॉर्डिंग। इस बारीकी चीज को समझिए। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर मीन्स होता है जब किसी संगठन में, किसी संस्था में किसी से बात करना, सपोज करो गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट का रूल, या आप मान लीजिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, देयर आर गवर्नमेंट 3 एंड 4th पिलर आपका मीडिया है। अब मान लीजिए आपको देश के प्रधानमंत्री से मिलना, तो ऐसे आप डायरेक्ट मिल नहीं सकते, या कैबिनेट साहब से मिलना डायरेक्ट आप मिल नहीं सकते, या आप जज साहब से मिलना है, चीफ जस्टिस से मिलना, तो आप मिल नहीं सकते। उसके लिए बहुत प्रोसेस से जब गुजरने की प्रक्रिया को ही बहुत सी बाधाएं उत्पन्न होती है, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? लास्ट में आप होता है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज में होता है जो भाषा को लेकर के बाधा उत्पन्न होती है। कोई हिंदी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है। जब तक उस भाषा का आपका नॉलेज नहीं है तब तक आपके लिए बैरियर क्रिएट होता है। कोई हिंदी में बात कर रहा है, सपोज मैं हिंदी में बात कर रहा, बीच बीच में इंग्लिश वर्ड यूज करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक कन्नड़ बोलना शुरू कर दो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, भोजपुरी बोलना दिक्कत हो जाएगा। ये क्या होता है, जहां भाषा को लेकर के बाधाएं उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं लैंग्वेज बैरियर। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स होता है किसी की बात आप पे कितना प्रभावित करता है, चाहे राइटिंग के रूप में हो, चाहे बोल करके हो, चाहे लिखित हो, चाहे बोल करके। अगर कोई व्यक्ति की लिखावट अच्छी हम पे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, किसी की पेंटिंग बहुत ज्यादा हम पे इम्पैक्ट करता हो, क्या इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। किसी के बोलने की स्टाइल होता है, किसी का चलने का स्टाइल होता है, वॉकिंग एंड टॉकिंग, वो भी क्या करता है, इफेक्ट करता है, आपको कम्युनिकेशन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन। लास्ट मास मीडिया कम्युनिकेशन। दोस्तों एक मिनट, मास मीडिया कम्युनिकेशन मीन्स होता है जिसमें हम बात करते हैं लार्ज लेवल में चीजों के बारे में बात करते हैं, जहां पर आपका न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविजन है, एडिटोरियम है, ये सभी जहां पर लार्ज लेवल में चीजें आपके पास इंफॉर्मेशन के बेसिक आधार बनते हैं, तो उसी को आप बोलते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन। तो हमने 3 टॉपिक बात किया, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग एज अ पार्ट इंक्लूड्स स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, कोनोटेशन, डेनोटेशन एंड स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट टॉपिक पहले के बता देते इसमें, इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, इवैल्यूएशन ऑफ वेन डायग्राम। नेक्स्ट इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, ऑर्थोडॉक्स एंड हेथोडॉक्स। देन परमाणा, परमाणा में जिसमें प्रत्यक्ष, शब्द, अनुपलब्धि, अर्थपट्टी एंड अनुमाना एज इंक्लूड्स। नेक्स्ट उसके बाद टाइप्स ऑफ अनुमाना, व्याप्ति एंड हेतुवाद। दैट इज कंप्लीट ऑन टोटल लॉजिकल रीजनिंग। अब अगेन आई एक 1 by 1 एक्सप्लेनेशन आई गिव यू। फर्स्ट स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड कंक्लूजन। जब किसी परमिसेस 1 परमिसेस 2 2 लाइन लिख देते हैं और उसमें आप जब डिबेट करते हैं, चाहे कल्चरल व्यू से बात करते हैं, मानसून के व्यू से बात करते हैं, पॉलिटिकल व्यू से बात करते हैं, किसी स्टेटमेंट पे जब आप आर्गुमेंट करते हैं, आर्गुमेंट करने के बाद जब उसमें आप क्या निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, पॉजिटिव निकला, नेगेटिव निकला, उसी को बोलते हैं आपका स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड कंक्लूजन। अब उसी आर्गुमेंट और कंक्लूजन में 3 पॉइंट को याद रखना, कब माइनर टर्म होगा, कब मिडिल टर्म होगा, कब मेजर टर्म होगा। माइनर टर्म में होता है जब आपका सब्जेक्टिव होता है, और मिडिल टर्म होता है जब दोनों में कॉमन होता है, परमिसेस 1 परमिसेस 2 में, और आपका ऑब्जेक्टिव होता है तो आपका मेजर टर्म होता है। बस एक पॉइंट याद रखना।
ठीक है दोस्तों। देन उसके बाद हम बात करते हैं कोनोटेशन डेनोटेशन। कोनोटेशन अकॉर्डिंग यू हैव टू कोडिंग अकॉर्डिंग यू हैव टू चेकिंग बाय द मिस्टेक, या कोडिंग अकॉर्डिंग जो आप बात करते हो। सपोज करो मीनिंग मैंने दिया स्नैक मीन सांप। अब किसी चीज का मीनिंग आप निकाल लिए सांप, अब उस सांप को जब अलग अलग तरीके डिनोट करते हैं दैट इज डेनोटेशन। सपोज डेनोटेशन कैसे, आप सांप देखे सपने में, आप बोलेंगे महादेव का दर्शन हुआ, शिवरात्रि आने वाला है, लगता है पार्वती जी आप पे खुश हो गई हैं, लगता है महादेव आपको कुबेर का धन प्राप्त होने वाला है, या आपके जीवन कोई संकट है मिटने वाला है, दैट इज कॉल्ड बाय द डेनोटेशन। नेक्स्ट स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग जब आप पढ़ेंगे तो कंट्राडिक्टरी, सब कंट्राडिक्टरी, कंट्राडिक्शन एंड सब अल्टरनेटिव, ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ता है। कंट्राडिक्टरी मीन्स होता है जब आप AEIO, देखिए जिनको पढ़े हैं उनके लिए समझ में आएगा, अभी जो नहीं पढ़े उनके लिए काफी चीजें बाउंस हो जाएगा दिमाग से, मुझे मालूम है, लेकिन बताने लगेंगे बहुत टाइम लगेगा। लेकिन एक समरी, एक हमने बोला दोस्तों एक समरी क्लास है, देखिए AEIO इतना समझो, स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। जब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये सम पॉजिटिव है, ये ऑल फुल पॉजिटिव है, और ये फुल नेगेटिव है, ये फुल, ये भी नेगेटिव। ए और ई का रिश्ता अगर जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं कंट्राडिक्टरी, और जब ओ और आई और ओ का जोड़ते हैं इसको बोलते हैं सब कंट्राडिक्टरी, और जब ऐसे इसको क्रॉस करके रिश्ता इसको जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन, और जैसे यहां से इसका रिश्ता जोड़ते हैं इसको बोलते हैं सब अल्टरनेटिव। इसको बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ एक समरी क्लास है, आप सुन लीजिए। देन उसके बाद हम बात करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। डिडक्टिव मींस होता है जनरल टू पर्टिकुलर, और इंडक्टिव होता है पर्टिकुलर टू जनरल। ये क्या है? डिडक्टिव मींस होता है जब किसी चीज का समान सी बात को एक विशेष बना देना, और विशेष पर्टिकुलर बात को समान सा बना देना, इसी को बोलते हैं डिडक्टिव और इंडक्टिव। इसमें कुछ पॉइंट याद रखना पड़ता है, साउंड क्या है, अनसाउंड क्या है, वैलिड क्या है, इनवैलिड क्या है, दैट इज इंक्लूड बाय द इंडक्टिव एज अ परमिसेस। इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है, कॉन्जेंट क्या है, अनकॉन्जेंट एज ए इंक्लूड ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडक्टिव। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट टॉपिक इवैल्यूएशन ऑफ Venn diagram. Venn diagram as a part includes up circular या circle, then triangle and square according checking by the mistake। या चेकिंग आप चेक करेंगे कौन सा नंबर सर्कल में है, कौन सा स्क्वायर में है, कौन सा आपका वृत्त में है, वहां से आप चीजों को चेक करते हैं। ऐसे समझो कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, और यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया, ऐसे समझो, और यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया। अब नंबर लिख दिया A, इसमें B, इसमें C, इसमें D। आप पूछेंगे बताइए ऐसा कौन सा नंबर, ऐसा डिजिट लेटर है जो तीनों को डिनोट करेगा, तो D। ये है आपका इवैल्यूएशन ऑफ वेन डायग्राम। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं इंडियन लॉजिकल रीजनिंग। इंडियन लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है दोस्तों? ऑर्थोडॉक्स एंड हेथोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स एज अ बिलीव इन योर गॉड्स, योर वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद, 18 पुराण, यू हैव टू बिलीव इन द गॉडेस। जो व्यक्ति गॉड, भगवान, ईश्वर, इनमें विश्वास रखता है एज ए इंक्लूड बाय द ऑर्थोडॉक्स। बट हु इज द पर्सन यू कैन नॉट यू बिलीव इन द गॉड्स, दैट इज कॉल्ड बाय द हेथोडॉक्स। हेथोडॉक्स सपोज रेशनल थिंकिंग पर्सन। Rational thinking as a person included by the 4 category branch as a religion: Buddhism, Jainism, Charvak, Ajivika. Buddhism as a defined, Buddhism your philosopher, your philosophy. Your Buddhism, he cannot believe in the gods. He is person to believe in the scientific and logically according to talking to the person. मतलब तार्किक तरीके से जो बात करना, वैज्ञानिक तरीके से चीजों को सोचने की प्रक्रिया को बुद्धिज्म बोलते हैं। लेकिन बुद्धिज्म में देयर आर ब्रांच हीनयान, महायान, नवयान एंड वज्रयान। हीनयान सपोजिंग योर टीचिंग कॉन्सेप्ट, जो मैं बताता हूं उसको आप बिलीव करते हो, एंड इम्प्लीमेंट, एंड नाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट, अप्लाई इन योर लाइफ। अगर आपके जीवन में पॉजिटिव डायरेक्शन देखता है, नेगेटिव डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव एक्सेप्ट करो, नेगेटिव को रिजेक्ट करो। जबरदस्ती नहीं है, जब तक आपका उसकी फीडबैक या जब तक आपके लिए अच्छा कार्य नहीं करता है तब तक उसको एक्सेप्ट मत करो।
that is a teaching concept as a Helian. Mahayana is not your teaching concept but your मूर्ति पूजा. मूर्ति पूजा मीन्स गुरु के ही जो है पिक्चर को या तस्वीर को ही, उनके डिजाइन को ही घर में बना देना, उस पर विश्वास करना. बट धीरे धीरे लॉट्स ऑफ द ब्रांचेस एज ए इंक्रीमेंट, इसमें कई ब्रांचेस जुड़ना शुरू हो गया. अब इसमें बहुत से ब्रांचेस, कोई तंत्रयान, मंत्रयान, बहुत सी चीजें इसमें घुसते चले गए. जादू टोना ये भी आते चले गए. तो इसी में आपका दूसरा बन जाता है वज्रयान. वज्रयान में आप देखते हो कि जितनी भी आजकल जो भारत में बोलते हैं सब लोग की हर एक देवी दुर्गा के हाथ में वज्र होता है और तलवारें होती है. वो मैसेज देते हैं कि इंसान के अंदर हर एक प्रकार का कई चीजें विद्यमान होता है. कभी किसी बात पर गुस्सा आएगा तो लठ निकल जाएगा, कभी किसी से प्रेम आएगा तो फूल बरसेगा, कभी किसी से दया आएगा तो आशीर्वाद निकलेगा या हेल्प आप करोगे. यही चीजों से मैसेज दिया गया कि इंसान के अंदर इतना रूप होता है. और जो हथियार दिखाया जाता है, धनुष है, बाण है, तीर है, कमान है, उसका ये मतलब होता है डिफेंसिव होना, अपना आप को सुरक्षित महसूस करना, ना कि किसी को हिंसात्मक रूप से मारना. ये चीज होता था बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट का. अब उसको किसी और ब्रांच ने कब्जा किया, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेनेशन, बट इतना ही समझ जाओ जितना भी चीजें हैं उस हर एक मूर्ति एक मैसेज देता है. जैसे मैं कोई चीज लिखता हूं या कोई चित्र बनाता हूं, अभी एक मैसेज देता है. इसका क्या मतलब है? जब आप पढ़ते हैं, जब आप लिखते हैं तो उसका एक मैसेज होता है. जब आप कोई चीज आप चाल चलते, जैसे कहते हैं कि फेस रीडिंग, बॉडी लैंग्वेज, तो एक मैसेज देता है. जैसे मैं किसी से गुस्से में बात करूंगा तो आपके भावें बड़े हो जाएंगे, आंखें बड़ी हो जाना, तो ये मैसेज देता है. ठीक उसी प्रकार से आपका वज्रयान एक मैसेज देता था कि इंसान को हर चीज का मैसेज देखिए उसमें छुपा होता मूर्ति में. वो हर एक मूर्ति भाव भंगिमा क्या कहती है, उसी को बोलते वज्रयान. नवयान होता न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू विचारधारा. जब लोग नए तरीके से उसमें शामिल होना शुरू हुए, नवयान. जैनिज्म दो ब्रांच होते हैं, एक होता है दिगंबर, एक होता है श्वेतांबर. दोस्तों आज इतना ही करते हैं. सोचा था पूरा फुल क्लास करने का, काफी शोरगुल डिस्टर्ब कर रहा है. कल पूरा करते हैं. सोचा तो था पूरा करने, बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, आवाज मजा नहीं आता. रात को आज पूरा कंप्लीट करें. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते. थैंक यू वेरी मच.